हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के 7500 क्वेश्चन वाले बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखे हैं, उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। दोस्तों, 3 कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन कौन सा सही है। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है संस्कृति नाटक रत्नावली, जो हर्षवर्धन के द्वारा रचित है, तो ये हर्षवर्धन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है फाहियान का यात्रा वृत्तांत, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आए थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है, ना कि हर्षवर्धन से, तो ये नहीं होगा। तीसरा है बासखेरा का शिलालेख, जो कि हर्षवर्धन से संबंधित है, तो ये भी सही होगा। इसमें सही कौन सा होगा, तो 1 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के कानून में 4 स्रोतों का उल्लेख किए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। कौन कौन सा है वो 4, तो दोस्तों पहला है वेद, दूसरा है अन्वीक्षिकी यानी कि तर्कशास्त्र, तीसरा है सरकार या शासन का विज्ञान, और चौथा है अर्थशास्त्र का विज्ञान, जिसमें कृषि, मवेशी और व्यापार पर चर्चा की गई है। तो ये 4 हैं कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र के कानून के बारे में उनके स्रोत के में उल्लेख, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मगध गणराज्य जो है वह गणतंत्रात्मक नहीं थी, उसके जगह पर यह राजतंत्रात्मक थी। और दोस्तों, मगध के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, जबकि कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी, ये सभी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सा नहीं है पूछ रहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, बादामी की गुफा भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बराबर की गुफा भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है, जो कि बिहार के जहानाबाद में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बादामी की गुफा नहीं, अगर बराबर की गुफा होती तब सही होता। दूसरा है, बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी, तो ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों बराबर की गुफा की जो चट्टान है वो आजीवक संप्रदाय के लिए तो बनाई गई थी, लेकिन यह सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई थी, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो ये कथन गलत हो गया। तीसरा कथन कह रहा है, एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई है, तो ये सही होगा। दोस्तों, एलोरा का जो गुफा है उसमें हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 3 जो है तीसरा कथन वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की गई थी, और इसका उद्देश्य था दलितों के अधिकार और उत्थान के लिए काम करना। अगला प्रश्न है, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। दोस्तों, शेरशाह यह सूरवंश से संबंधित थे, अफगानी राजा थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानी संबंधित हैं। दोस्तों, शेरशाह का असली नाम या बचपन का नाम आप कह सकते हैं, उनके बचपन का नाम था फरीद खान। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया।
तो दोस्तों भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनानियों ने किया था। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है? तो दोस्तों इस पुस्तक में पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा तथा उनके विवाह की चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनकी जो अन्य पुस्तक है यानी कालिदास की जो अन्य पुस्तक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशनम, ऋतुसंहारम, ये सभी कालिदास की अन्य पुस्तकें हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। पहला है संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया नारा था संपूर्ण आंदोलन के दौरान, जिसे छात्र आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। बाकी धर्म संसद, गणेश उत्सव जो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, उसके बाद शुद्धि आंदोलन या दयानंद सरस्वती से संबंधित है। तो बी, सी और डी ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी, सी और डी, केवल बी, सी और डी यह जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेरा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? तो दोस्तों इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग किसानों पर लगाए गए करों में छूट, राजस्व संग्रह में छूट, इससे संबंधित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्व संग्रह में छूट से। दोस्तों 1918 में खेरा में प्लेग या और हैजा जैसी महामारी के वजह से फसल की बर्बादी हो गई थी, जिसके बावजूद किसानों पर 23% का कर लगा दिया गया था। तो उसी कर में छूट के लिए महात्मा गांधी जी ने खेरा में 1918 में किसानों के लिए यह सत्याग्रह का आयोजन किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो दोस्तों स्वदेश बांधव समिति का गठन 6 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था और यह अश्विनी कुमार दत्त जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यह समिति बरिशाल जिले, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है, यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न है, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो दोस्तों यह कथन पावना विद्रोह से संबंधित है, जो कि 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक चला था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा 3 वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवरसेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और 3 वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया गया था। और दोस्तों यह बकाटक वंश के संस्थापक भी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रवरसेन प्रथम। अगला प्रश्न है, सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल जी के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका गठन हुआ था 24 मार्च 1902 ईस्वी को। यह बंगाल का एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था। इसके जो संस्थापक थे, जो कलकत्ता में इसकी स्थापना किए थे, वो बैरिस्टर प्रथम नाथ मिश्रा थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कृषि मूल्य नीति से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइसेंस प्रणाली। यह कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है, यह एक औद्योगिकीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं। वर्तमान में सीजेआई कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में 51वें नंबर के सीजेआई हैं।
जो कि संजीव खन्ना जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो दोस्तों यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है जिसे ब्लैक कैट भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। पहला कथन है, संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। तो ये सही है दोस्तों, संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जाता है। दूसरा है, विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, विधेयक केवल मंत्री के द्वारा पेश नहीं किया जा सकता, जबकि संसद के कोई भी सदस्य, जो संसद के सदस्य हैं, वो विधेयक को पेश कर सकते हैं। तो ये कथन गलत हो गया। तीसरा है, विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी सही है, विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा कथन है, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों राज्य विधानमंडल के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है संविधान संशोधन में। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। 2 और 4 दूसरा और जो चौथा कथन है वो गलत है और गलत ही पूछ रहा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 2 और 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, जिसमें से एक महिला का होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा 3 वर्षों के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक अपना पद धारण कर सकते हैं। जो भी पहले हो जाए उस समय तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो दोस्तों 15 फरवरी 1948 ईस्वी को सौराष्ट्र संघ में 222 रियासतें मिलाई गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 222। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूप्रपट्टी है जो सभी परतों में सबसे पतली है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई होती है। तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से बनी हुई होती है। ये कथन गलत है क्योंकि दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे भीतरी भाग होता है वो पिघले हुए लोहे के साथ साथ निकेल से बना होता है। पिघले हुए लोहे से नहीं, निकेल और लोहे से मिलकर बना हुआ होता है। तो तीसरा कथन गलत हो गया। सही कौन सा है? तो पहला और दूसरा कथन सही है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। दोस्तों भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु के कुड्डुलोर जिले के नवेली में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। दोस्तों सिक्किम का सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों के साथ लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों माफिक लावा में 45 से 52% तक सिलिका होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया।
इसे बेसाल्टिक लावा भी कहा जाता है। इसका लावा जो है वो चिपचिपाहट इसमें कम होती है। अगला प्रश्न है, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में। दोस्तों, परिनालिका में से धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और परिनालिका को सोलनॉइड भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसमें से तरंग की विशेषता कौन सा नहीं होगा? तो माध्यम जो है वो तरंग की विशेषता नहीं होगा, जबकि तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम ये तीनों तरंग की विशेषता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव के मापन हेतु स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। दिए गए समीकरण उपयुक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सार्थक है? चलिए देखते हैं। पहला है, किसी पात्र में मिलाए गए O2 के प्रत्येक मोल के लिए CO के केवल 2 मोल मिलाए जा सकते हैं। ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, किसी पात्र में इन दोनों अभिकर्मकों की चाहे जो मात्रा मिलाई गई हो, O2 का 1 मोल उपयुक्त होता है। ये भी गलत होगा। तीसरा है, अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है। तो ये सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 भाग जो है वो HCl का होता है और 1 भाग HNO3 का होता है, जिससे मिलकर एक्वा रेजिया बनता है, जिसका प्रयोग उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किया जाता है। ये उत्कृष्ट धातु जल और ऑक्सीजन और अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्वा रेजिया। अगला प्रश्न है, शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो दोस्तों, शेविंग क्रीम की मृदुता पोटेशियम कार्बोनेट के साथ संवर्धित की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिलोसॉर्फस बुल, जिसे यशद पुष्प भी कहते हैं, रासायनिक दृष्टि से है। दोस्तों, यह जिंक ऑक्साइड है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जिसे जिंक वाइट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, एक पूर्ण कार्डियक चक्र में 0.8 सेकेंड लगता है। यानी आपका जो दिल का धड़कन है वो एक बार धड़क कर दूसरी बार जब धड़कता है तो उसके बीच में कितना समय लगता है, वही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। हमारे दिल की जो धड़कन है वो 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होगा, यानी नहीं फैलेगा? तो वो है सीरोसिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीरोसिस। जबकि सिफिलिस, एड्स और हेपेटाइटिस बी ये सभी एक दूसरे से फैलता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को फॉलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, फॉलिक एसिड के रूप में विटामिन B9 को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन B5 को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, इसको पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? तो दोस्तों, बिना निषेचन के एक फल का विकास यह पार्थेनोकार्पी में होता है, जो एक अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे फल आमतौर पर बीज रहित होते हैं। अगला प्रश्न है, डैश आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? यानी आँख में ऐसा क्या चीज़ है जो
आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुतली यानी कि आइरिस, जो कि आकार में वृत्ताकार होता है और वृत्ताकार मांसपेशियों के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। जब हमारे आँखों में प्रकाश कम जाती है तो आइरिस जो है वो फैल जाता है, और जब बहुत ज़्यादा जाता है तो वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रीन मोल्ड के नाम से पेनिसिलियम को जाना जाता है, पेनिसिलियम और एस्पैरागिलस को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये संतरे, नींबू या फिर अन्य खट्टे फलों के ऊपर उगता है। अगला प्रश्न है, एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो एमडीटी का उपयोग यह दोस्तों कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है। यह एक बहुऔषधीय चिकित्सा के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर लाल रंग और बैंगनी रंग में होता है, जबकि सबसे कम हरे रंग में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण है, मुख्यतया इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है? तो दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, और कृषि क्षेत्र जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में तापमान के दो विपरीत उपनीतियाँ यानी ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यमंडल। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो दोस्तों अमृतसर एवं शिमला में भिन्नता का कारण उसकी ऊंचाई में भिन्नता है। दोस्तों शिमला अमृतसर से अधिक ऊंचा है, इसी वजह से शिमला का जलवायु अधिक ठंडा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसकी ऊंचाई में भिन्नता। अगला प्रश्न है, संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो दोस्तों संवादिनी का संबंध दलित नारीवादी साहित्य आंदोलन से है। यह मंच दलित महिला की कहानियों को सामने लाने का काम करता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित नारीवादी साहित्य आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 ईस्वी से शुरू की गई थी, जबकि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यह 1982 में शुरू किया गया था। तो अगर कार्यक्रम रहेगा तो याद रखिएगा 1982, लेकिन अगर नीति रहे तो 2014 याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सिरोई लिली फूल केवल एक भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों सिरोई लिली यह मणिपुर राज्य में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर। दोस्तों यह मणिपुर का राजकीय फूल है। इसे सिरोई लिली या फिर लिलियम मैकलिनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो दोस्तों 1 रुपये का प्रीमियम लेने पर भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा यात्रियों को 10 लाख रुपए तक बीमा कवर दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 लाख। दोस्तों यह योजना 1 सितंबर 2016 ईस्वी को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत रेल दुर्घटना में होने वाली मृत्यु, चोट या फिर विकलांगता के लिए यह बीमा कवर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बेसबॉल क्रिकेट से संबंधित है, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो दोस्तों कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार
क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह प्रोटोकॉल दोस्तों 1997 ईस्वी में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शेयर के साथ। जय हिंद।